कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, जो जल से और स्थल के बीच में है, इसको महाद्वीपीय सेल कहा जाता है या कॉन्टिनेंटल सेल कहा जाता है। ये जो भाग देखा, जो स्लोप दिखाई दे रहा है, स्लोप मतलब ढाल दिखाई दे रहा है, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप या ढाल कहा जाता है। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये देखिए मैदान वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? महासागरीय मैदान कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है। और इसके नीचे जो मैदान होता है ना, उसी के बीच बीच में क्या होता है? गहराई होती है, उसी को क्या होता है? गर्त या गहराई कहा जाता है। तो महासागर के अंदर जो तल होता है, उसमें सबसे जो बड़ा जो क्षेत्र होता है, वो होता है मैदान, यानी महासागरीय मैदान कहा जाता है या समुद्र मैदान कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए महासागरीय जो सेल्फ होता है, ये क्या होता है? उथला, मतलब उथला क्या, बहुत ही कम गहराई वाला होता है, जिसका ढलान क्या होता है? 1 डिग्री होता है। ढलान क्या होता है? 1 डिग्री होता है। और ये क्या होता है? महाद्वीप और समुद्र के में मिला होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 किलोमीटर। दुनिया का जो सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है वो है साइबेरिया, इसको याद रखिएगा। विश्व का या दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है वो कहाँ पे है? साइबेरिया में। क्योंकि साइबेरिया में जो आर्कटिक महासागर है ना, वो उसका जो स्लोप है बहुत ही कम है। ध्यान दीजिएगा। महाद्वीपीय शेल्फ कुछ किनारों पर क्या होता है? किनारे पर होता है, जैसे चिली में होता है, सुमात्रा में होता है, तो ये वाला चीज याद रखिएगा, ये वाला चीज याद रखिएगा, ये वाला चीज याद रखिएगा। इन 3-4 चीजों को याद रखिएगा। और ये क्या होता है? सबसे उथला भाग होता है, बाहर वाली भाग होती है, इसको याद रखिएगा। और इसमें याद रखने के लिए कोई पॉइंट आपका नहीं है। इन चीजों को या पॉइंट को याद रखिएगा केवल, इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है? जो खनिज संपदा से क्या होता है? बहुत ज्यादा उन्नत होता है। देखिए महासागरीय जो क्या होता है, सेल्फ होता है, ये क्या होता है? खनिज भंडार होता है, या फिर प्राकृतिक गैस वगैरह होता है, या प्रबल भित्तियां पाई जाती है। अभी प्रबल भित्तियां बताऊंगा आपको। तो प्रबल भित्तियां, जिसको आप एटॉल कहा जाता है, प्रबल भित्तियों को कोरल भित्ति भी कहते हैं, इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। तो ध्यान देगा, ये खनिज तेल के लिए बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक गैस के लिए। आप लोग को बताया था कि हमारे देश में जो बम्बई हाई है, आपको बताना कि बम्बई हाई क्या है, वो भी क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित क्या है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है महाद्वीपीय ढलान या स्लोप से कहते हैं। ये क्या होता है? महासागरीय बेसिन को जोड़ता है। बेसिन को क्या है? जोड़ता है। बेसिन मतलब जो नदियों से जो पानी आती है, उसको क्या होता है? ये जोड़ने का काम करता है। नदियों से जो पानी, देखिए महासागरों को मैक्सिमम जो वाटर मिलता है वो सर, जो बॉम्बे कहाँ से हाई है मिलता वो है? भी कोरल से बना हुआ है। हाँ, क्या हुआ? हेलो। जो बॉम्बे हाई है वो भी कोरल से बना हुआ है। हाँ, कोरल पे बना हुआ है। कोरल का नहीं, बम्बई हाई कोरल का नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ का बोल रहा हूँ, सेल्फ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का बना हुआ है। अच्छा, ये महाद्वीपीय शेल्फ, महासागरीय ठीक सेल्फ, ये ठीक। महासागरीय सेल्फ का बना हुआ है। ये मुंबई हाई है। क्योंकि देखिए बम्बई से क्या होता है, ये हमारे समुद्र तट से क्या 65 किलोमीटर अंदर है। तो अभी क्या 80 किलोमीटर आपको बता देना। तो 80 किलोमीटर के क्या है? अंदर आता है। इसलिए क्या होता है? इसी को सेल्फ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को सेल्फ कहा जाता है। तो ये जो बम्बई हाई है, इसमें पेट्रोलियम खदान होता है, तो महासागरीय सेल्फ। देखिए प्रबल भित्ति अलग चीज होती है, ये क्या होता है? इसी के अंदर पाए जाते हैं। आपको बताऊंगा जो कोरल रीफ अभी इस नीचे है, क्या होगा इसका अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसका क्या होता है? एक क्वेश्चन बनता है कोरल रीफ का, तो वो भी आपको क्या, इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे बताने की कोशिश करता है।
दूसरा महाद्वीपीय ढलान, जो जहाँ पे नदियों की पानी क्या होता है आके मिलती है, मेनली सभी बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं नदियों के पानी यहाँ पे आते होते हैं। इसका ढलान क्या होता है, 2 से 3 डिग्री के बीच में होता है। इसकी गहराई 200 से क्या होता है, 3000 मीटर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, समुद्र में 200 मीटर के नीचे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। यानी 200 मीटर तक ही क्या है, सूर्य की प्रकाश पहुंचता है। या आप कह सकते हैं कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 200 मीटर तक ज्यादा होती है। 200 मीटर जो पानी होती है ना उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। आप लोग ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वाटर एनिमल है या जलीय जीव है, जो क्या होता है कुछ समय बाद बाद क्या होता है वो पानी से ऊपर आते हैं या पानी के सतह पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है गहराई में क्या होता है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो गहराई में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या होता है वैसे जीव ऊपर होता है। और एकदम जो समुद्र के तल है ना, जिसको समुद्र का मैदान आपको बताइए, जो खाई बताया, वहां पे कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है। बहुत ही रेयर केस में क्या होता है वहां पे प्लैंकटन पाया जाता है। प्लैंकटन मतलब शैवाल टाइप के जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। बड़े जीव या जिन जीवों में क्या होता है ज्यादा श्वसन क्रिया होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका जितना स्ट्रांग होता है, वैसे जीव क्या होता है नीचे नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत ही माइक्रो एनिमल होते हैं वो क्या तो सबसे नीचे पाया जाता है। तो बड़े जीव होते हैं वो समुद्र के नीचे नहीं पाए जाते। और बड़े जीव देखिएगा, आप लोगों ने डॉल्फिन देखा होगा, वेल देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पिक्चर में तो देखे होंगे, किसी टीवी में देखे, तो वो क्या आता है बीच बीच में ऊपर आते रहते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 200 मीटर के नीचे क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाता है। सूर्य का प्रकाश क्या 200 मीटर तक ही पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, महासागरों में इस क्षेत्र में भूस्खलन, उसके बाद जो जल धाराएं होता है उसको आपस में टकराने से क्या होता है बहुत सारे घाटी का निर्माण होता है, या खाइयों का क्या होता है गड्ढे का निर्माण होता है। ये जल धारा होता है ना, अभी आपको बताऊं कि जल धारा क्या होता है बहुत तेज गति से चलती रहती है। और उसी कारण क्या होता है इन जगह पे क्या होता है गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, खड्ड बन जाते हैं, डीप वाला एरिया बन जाता है। तो इसका मेनली आपको ध्यान रखना है कि इसका ढलान देखना है, इसकी गहराई देखना है, यहाँ पे भूस्खलन होते हैं, आशांत क्षेत्र होते हैं, इसको आपको देखना है। तीसरा आता है महाद्वीपीय या गहरे जो समुद्र मैदान होते हैं, इसके बारे में आपको आपको बताया था कि जो मैदान होता है ना सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, समुद्र तल का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो आपका मैदान होता है। मैदान का तो सबसे बड़ा क्षेत्र बोला होता है। ठीक है, ये क्या है, समतल भूभाग का विशाल क्षेत्र होता है, विशाल क्षेत्र होता है, पहले तो विशाल क्षेत्र होता है। और यहाँ पे क्या है दुनिया का सबसे बड़ा समतल पाया जाता है और चिकना क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि नीचे काई होता है। काई क्या होता है चिकना बनाता है, तो ढलेगा। इसकी औसत गहराई क्या है 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की होती है इसी गहराई। यहाँ पे मिट्टी गाद आदि क्या होता है जो तल होते हैं या जो उसके सतह होते हैं वहां पे क्या होता है जमे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जमे होते हैं। ठीक है, जमे होते हैं। और ये क्या होता है यहाँ पे क्या होता है बहुत से जो भू गर्भीय घटनाओं का पता लगाने के लिए काम होता है। जैसे देखिएगा जो ज्वालामुखी होता है, या ज्वालामुखी में या जो भूकंप वगैरह होते हैं ना या सुनामी वगैरह होते हैं, तो उनके क्या होता है करंट डेवलप होता है। तो करंट के क्या होता है यहाँ पे इसको मापा जाता है, तो उसको जाना जाता है। आजकल बहुत सारे जो गोताखोर वगैरह होते हैं वो लोग क्या होता है इसके अंदर जाते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ये क्या है सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, धन्यवाद। सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या होता है जो मैदान होता है सबसे बड़ा होता है। महासागर एक गहराई, जिसको अभी गर्त आपको बताया था, गर्त आप लोगों को बता दिया था कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर में कौन सा है उसी को याद रखिएगा। और इसमें कोई नहीं, यहाँ पे देखिए सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप से जुड़े होते हैं, ज्वालामुखी होते नहीं वैल्केनो होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर जब ज्वालामुखी की बात आए तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रशांत महासागर है इसके यहाँ पे क्या था प्रशांत महासागर में दुनिया के लगभग 2/3 ज्वालामुखी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में पाई जाती है, तो आप लगाइएगा पैसिफिक ओशन। इसलिए पैसिफिक ओशन को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है।
प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, या अग्नि वलय कहा जाता है। क्या जाता है? इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहा जाता है? अग्नि वलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी में हमेशा क्या होता है? विस्फोट होते रहते हैं। क्या होता रहता है? विस्फोट होते रहते हैं, और विस्फोट होगा तो उसमें से लावा या उसमें से जो प्रकाश निकलता है तो उससे क्या होता है? हमेशा वहां पे जगमगाते रहते हैं, यानी चमकीला बना रहता है, प्रकाशित होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, विस्फोट होने का। तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वालामुखी या जो वैल्केनो होता है वो सक्रिय जो क्या होता है? इसी क्षेत्र में पाया जाता है। सुनामी, देखिए सुनामी क्या होता है, देखिए एक बात यहाँ पे और एक शब्द सुन लीजिएगा। देखिए ये जो सुनामी होता है ना, ये क्या होता है? महासागर या समुद्र में बनता है। ये कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है। और जो भूकंप होता है, ये भी एक भूकंप का एक प्रकार है। सुनामी क्या है? भूकंप का एक प्रकार है। भूकंप का क्या है? एक प्रकार है जो कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है, ध्यान दिएगा। और सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है। कौन सी शब्द है? जापानी शब्द, ये भी पूछा गया था। सुनामी कैसा शब्द है? एक जापानी शब्द है, जो समुद्र में क्या होता है? जहां पे समुद्र के अंदर लो प्रेशर बनता है। अभी आप लोगों को साइक्लोन बताना, साइक्लोन में क्या होता है, ये सुनामी के बारे में बताऊंगा कि जहां पे समुद्र के गहराई में जहां पे लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर बनने के लिए क्या होता है कि स्थल से हवा क्या होता है? समुद्र की तरफ जाता है। और जहां पे समुद्र के अंदर अगर हाई प्रेशर बन जाता है, नहीं अधिक दाब बन जाता है, तब क्या होता है? समुद्र से पानी या जो हवा होती है ना, वो स्थल की तरफ आता है। और सुनामी में क्या होता है? समुद्र के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर बनने पर क्या होता है? ये हवा और जो बारिश होता है वो स्थल की तरफ आने लगती है। आप जानते हैं कि 2004 में हमारे देश में सुनामी आया था। कब आया था? 2004 में। जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन था? तमिलनाडु को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। लगभग 10-15 हजार लोग यहाँ मारे गए थे सुनामी से। और सुनामी जापानी शब्द है, और इसके लिए क्या है? 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नेशनल डिजास्टर प्राधिकरण या अथॉरिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया 2005 में। क्यों बनाया? क्योंकि 2004 में क्या आया था भारत में? सुनामी आया था। और तमिलनाडु को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। सुनामी क्या है? एक प्रकार का भूकंप है जो समुद्र में उत्पन्न होता है, और समुद्र में क्या है? उच्च दाब के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण होता है? उच्च दाब, यानी हाई प्रेशर के कारण क्या होता है? ये बनता है। और जापानी क्या है? जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? जापान में क्या होता है? सबसे ज्यादा सुनामी आता है। सुनामी सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? जापान में पाया जाता है, मतलब आते रहते हैं। और भारत में 2004 में आया था। उसके बाद 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था, जिसको एनडीएफ कहा जाता है। एनडीएफ कहा जाता है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए क्या है? बनाए गए हैं। और इसी तरह के स्टेट में भी क्या है? स्टेट आपदा यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बनाया गया है। हाँ जी। अब देखिए मध्य महासागरीय कटक, देखिए जो महासागर होता है ना, वो क्या था? पूरी तरह से समतल नहीं होता। अभी आपको बताया था कि वहां पे बहुत सारे क्या था? पर्वत, पहाड़ या ऊंचा नीचा क्या जमीन वगैरह होते रहते हैं। तो कटक का मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? भिन्न भिन्न भागों में बना होता है। देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि ये जो महाद्वीप और महासागर बने थे, क्या प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से बने थे, ये आपको पहले बता दिया था। तो इसमें क्या है? बहुत सारे क्या पर्वत बने हुए हैं इसके अंदर। जैसे ये जो मैदान है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या अलग अलग ये आकृति यहाँ पे बने हुए हैं। उसी को क्या है? कटक कहा जाता है। उसी क्या कहते हैं? कटक। महासागरों के जो मैदानी क्षेत्र है, उसको महासागरीय मैदान कहा जाता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग पर्वत
नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, महासागरीय कटक कहा जाता है। ठीक है, महासागरीय कटक, पूरे महासागर के अंदर क्या था, पूरा एकदम प्लेन नहीं है। इसमें देखिएगा जो जल जहाज वगैरह होता है ना, उसको भी क्या होता है, उसका रूट भी क्या होता है, इसी वजह से बनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि महासागर के अंदर पहाड़ होता है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बड़े बड़े जीव जैसे महल वगैरह बना होते हैं, तो ये बहुत सारे क्या अलग अलग जो आकृतियां बनी होती है, उसी को क्या होता है, कटक कहा जाता है। उसके बाद आता है एटॉल। एटॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी आपको बताया कि क्या है, जो तापमान वाला चैप्टर उसके बाद आएगा। ठीक है, एटॉल किसे कहते हैं, एटॉल क्या होता है, रीफ होता है। रीफ मतलब क्या होता है, मूंगे की चट्टान जिसे कह सकते हैं। आप लोगों ने भी मूंगे शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे वो अलग बात है, कि मूंगे की चट्टान होते हैं। ये जो एटॉल होता है ना, ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है, यानी ऐसे महासागर में होता है जिसके जल क्या होता है, गर्म के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी होना चाहिए। जगह गर्म भी हो और साथ साथ क्या होगा, या वर्षा भी होना चाहिए। केवल गर्म नहीं होना चाहिए, वर्षा भी होना चाहिए, तभी वहां पे ऐसा चीज बनेगा। पहली शर्त है। एटॉल या जो मूंगे की जो चट्टान है, वो बनने के लिए पहला शर्त क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में होना चाहिए, जहाँ गर्म भी पड़ता हो और बारिश भी होता हो। कि गर्म केवल गर्म ना हो और बारिश ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। जो क्या होता है, परवल भित्तियों से बना होता है। परवल देखिएगा, ये क्या होता है, इसको कोरल कहा जाता है। और आपको बताता कि ये क्या है, एक जो एनिमल होता है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा वर्ग के क्या है, यानी सिलेंटेटा जो किंगडम होता है, यानी किंगडम कहते हैं, संघ कहते हैं, उस संघ का क्या होता है, एक एनिमल होता है। उसका क्या होता है, उसका एक जंतु होता है। जो शैवाल के साथ क्या होता है, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध, अब बताइए सहजीवी संबंध क्या होता है। देखिए, सहजीवी संबंध में दो अलग अलग जीव अगर एक दूसरे पर दोनों निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को कोई हानि ना पहुंचाए, तो इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। समझ लीजिएगा, ऐसा संबंध दो जीवों के बीच में, ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीवों को लाभ हो ना कि हानि हो। जब दोनों को लाभ लाभ हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। तो ये भी क्या है, सहजीवी संबंध बनाते हैं। अब दूसरा बताया था लाइकेन। लाइकेन भी क्या होता है, सहजीवी संबंध बनाता है। हाँ लीजिएगा, लाइकेन भी बनाता है और ये भी क्या होता है, सहजीवी संबंध बनाता है। तो दोनों को लाभ होता है। एक तरफ क्या होता है, शैवाल होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, सिलेंटेटा होता है, जिसको मूंगा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मूंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जीव है तो ये भोजन नहीं बना पाता है। समझ लीजिएगा बात को, ये जीव है तो ये भोजन नहीं बना पाता है। लेकिन शैवाल जो होता है ना, जो एल्गी होता है, ये अपना भोजन क्या होता है, खुद बना लेता है। ये क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में। तो देखिए, ये क्या होता है, शैवाल इसको भोजन देता है। शैवाल क्या देता है, इन मूंगे को क्या देता है, इनको भोजन देते हैं। और ये जो मूंगे होते हैं ना, ये शैवाल को क्या होता है, अपने आश्रय देता है, अपने जगह पे क्या होता है, अपने जो शरीर होता है उनका, इनको उस पर क्या होता है, इनको क्या होता है, वहां पे आश्रय देता है। तो दोनों को लाभ होता है, एक को भोजन दे रहा है और दूसरे को वो क्या होता है, उसको आवास दे रहा है। इसको कहा जाता है सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो जिसमें क्या होता है, दोनों जीव क्या होता है, आपस में साथ में रहते हैं और दोनों जीवों को लाभ लाभ, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव साइन मिलता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव साइन जहां में होता है, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। उसको बायोसिनोप्सिस कहा जाता है। समझिए, सहजीवी संबंध होता है। ये क्या होता है, ये समुद्र में क्या होता है, ज्यादा गहराई में नहीं होता है। और क्या होता है, ये ज्यादा खड़े पानी में भी नहीं होता है, थोड़ा सा ताजा पानी भी इसके लिए क्या आवश्यकता होती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हमारे देश में जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, एडम ब्रिज,
ये क्या है, मूंगे की चट्टन से बना हुआ है, ये पत्थर से नहीं बना हुआ, पहले बात ध्यान रखिए। ये क्या है, मूंगे की चट्टन से बना है। उसके बाद मालदीव, जो मालदीव आप पढ़ते हैं, बताया था एशिया का सबसे छोटा देश है। ये भी क्या है, किसी मिट्टी से या पत्थर से नहीं बना हुआ है, बल्कि क्या, मूंगे की चट्टन के ऊपर बना हुआ है। एडम ब्रिज, जिसको आप राम सेतु कहते हैं, मिनिकॉय लक्षद्वीप के नीचे है। लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे। दुनिया में एक द्वीप का नाम आपको बताता, ग्रेट बैरियर द्वीप। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। ऑस्ट्रेलिया के क्या है, आपके कह सकते हैं पूर्वी भाग में है। ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कोरल कोरल द्वीप है या कोरल रीफ है। लगभग क्या है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अच्छा ध्यान देगा, ये ग्रेट बैरियर कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी का अच्छा नमूना माना जाता है, जैव विविधता का। आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे इन्वायरमेंट, तो उसमें एक शब्द सुने होगा, की स्टोन एनिमल्स। की स्टोन, की स्टोन पशु कह सकते हैं, या की स्टोन जीव कह सकते हैं, जीव अच्छे शब्द है। की स्टोन एनिमल होते हैं। ये क्या होता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है ना, उसमें जो मूंगे होते हैं, जिसको अभी आपको बताया था, जिसको कोरल कहा जाता है, ये क्या होता है, की स्टोन होता है। क्योंकि ये क्या होता है, दूसरे एनिमलों के लिए भोजन बनाते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शैवाल है। शैवाल क्या है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बना रहा है। और इस भोजन को खाने के लिए मछलियां या जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो कोरल रीफ होता है, वो बायोडाइवर्सिटी का अच्छा स्थान माना जाता है। इसका अच्छा स्थान माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही बढ़िया स्थान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, यह प्रबल भित्ति जो क्या है। भारत का लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एडम ब्रिज, मालदीव, भारत के आसपास की बात बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, कोरल का बना हुआ है। ये कोई पत्थर का, मिट्टी का नहीं बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात है, आजकल क्या होता है, ये जो कोरल रीफ है ना, ये क्या खत्म हो जा रहा है। खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है। आजकल देखिए क्या हो रहा है, तो गर्मी होने से क्या होता है, समुद्र पानी का जो औसत टेम्परेचर है ना, तो औसत टेम्परेचर क्या होगा, उसमें इंक्रीज हो जा रहा है। और उसका जो एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा, तो उससे कारण क्या होता है, जो शैवाल है ना, शैवाल ज्यादा गर्मी में सहन नहीं कर पाता, तो वो मर जा रहा है। तो शैवाल जब मर जाएगा, तो मूंगे को भोजन कहाँ से मिलेगा। देखिए, मूंगे आपको पता कि जीव है। जीव क्या होता है, भोजन नहीं बना सकता है। प्लांट जो पौधा होता है, वही भोजन बना सकता है। तो जैसे ही शैवाल शैवाल का मृत्यु हो जा रहा है गर्मी के कारण, तो उससे कारण क्या होता है, उसके मूंगे का भी मृत्यु हो जा रहा है। इससे क्या होता है, ये बड़े बड़े जो बायोडाइवर्सिटी का स्थान है, जो पोलर रीफ, ये क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। दूसरी बात है, समुद्र में क्या होता है, लोग बहुत सारे यातायात कर रहे हैं, प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, जहाज बड़े बड़े हो रहे हैं, पनडुब भी चल रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जा रहा है। तो उससे भी कारण क्या होता है, इनका बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो समझिए कि जो कोरल रीफ है, ये बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी समुद्र जल का टेम्परेचर बढ़ने पर इनका हानि हो रहा है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इतना बड़ा है, अंतरिक्ष से इसको दिखाई देता है। अंतरिक्ष से अगर कोई व्यक्ति देखता है, तो इसको दिखाई देता है, इतना बड़ा कोरल रीफ है। वहां पे है ऑस्ट्रेलिया के बगल में। तो कोरल रीफ समझ में क्या होता है, मूंगे की चट्टान होता है। देखिए, ये सारी चीज दिखा रखा है, यानी मालदीप हो गया, ये सब द्वीप हो गए, ये सब कोरल का बना हुआ है। इसका बना हुआ है, कोरल का बना हुआ है, ये मूंगे का चट्टान से बना हुआ है। ये सब किसका बना हुआ है, मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। तो मूंगे की चट्टान क्या होता है, जो मूंगे होते हैं और जो शैवाल होते हैं, उनके बीच का सहसंबंध होता है, बायो सिम्बोसिस कहा जाता है। उसके माध्यम से ये लोग आपस में रहते हैं। अब दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। एक भोजन देता है और दूसरा उसको आश्रय देता है। अगला टॉपिक देखिए, महासागरीय जल का तापमान।
देखिए तापमान बहुत जरूरी है आजकल। देखिए महासागरीय जो जल है ना उसके तापमान धीरे धीरे इंक्रीज हो जा रहा है। अभी भारत में देखिए इस बार गर्मी बहुत हो रहा है, बारिश हो नहीं रहा है। आप लोगों ने दो इफेक्ट का नाम सुना होगा, अल नीनो और ला नीनो का नाम सुना होगा। अभी आपको बताऊंगा। अल नीनो जिस बार भारत में आता है उस बार भारत में क्या होता है, गर्मी ज्यादा हो जाता है और बारिश बहुत कम होता है। ला नीनो में क्या होता है, बारिश ज्यादा होता है। ये इफेक्ट क्या है, ये भी इफेक्ट क्या है, ये वाटर का गर्म होना, पानी का क्या होता है गर्म हो जाना। और पानी जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ये इफेक्ट डालता है। देखिए आपको बता दें कि जो हमारी धरती पर जो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सूर्य है, यानी सन है। सन क्या है, एनर्जी का मुख्य स्रोत है, ये हर जगह लिखेगा। इसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऊष्मा जहां से मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से। पृथ्वी में कोई ऊर्जा नहीं है, सूर्य खत्म पृथ्वी खत्म, समझ लीजिएगा। समुद्र पानी का एक विशिष्ट ऊष्मा होता है। विशिष्ट ऊष्मा आप लोग जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, पानी का एक कैपेसिटी होता है तापमान को क्या होता है सहन करने का। एक बात और ध्यान देखिए, जो जल होता है ना वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग बताइएगा कि जो समुद्र के किनारे पे जितने भी लोग रहते हैं जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मौसम होता है ना हमेशा क्या होता है, एक जैसा होता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है। अब देखिए समुद्र से जो दूर होता है वहां पे गर्म ठंडा हो सकता है, लेकिन समुद्र के किनारे पे क्या होता है, गर्मी और सर्दी क्या होता है ज्यादा नहीं होता, उसका क्या होता है मेंटेन मेंटेन बना के रहता है। इसका कारण क्या होता है कि समुद्र का एक विशिष्ट ऊष्मा होना। समुद्र का जो जल अभी बताया है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसमें क्या होता है, उसके आसपास के क्षेत्र को क्या होता है ज्यादा गर्म नहीं बना के रखना है, समझ लीजिएगा। इसलिए समुद्र किनारे पे जो लोग रहते हैं या जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, ज्यादा गर्म नहीं होता है, सम मौसम कहते हैं इसको। इक्वल टाइप के क्या होता है टेम्परेचर होता है, ज्यादा नहीं होता। 20-25 डिग्री या ज्यादा 30 डिग्री होगा, उससे ज्यादा नहीं होता। अब लोग बीच में, इसलिए गर्मियों के टाइम पे लोग बीच में घूमने जाते हैं या सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि वहां का मौसम क्या होता है लगभग एक जैसा बना रहता है समुद्र का। जैसे जो भी बीच होता है समुद्र किनारे होते हैं उसको अब लोग घूमेंगे। ठीक होता है कि जल का क्या होता है एक विशिष्ट क्या होता है हीट होता है, जिसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जल क्या होता है, गर्म होने और ठंडा होने की प्रक्रिया की तुलना बहुत धीमी होती है। स्थल की अपेक्षा क्या होता है बहुत धीमी होती है। यही बताया कि ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है। और महासागरों में की ऊष्मा का उच्च भंडारण क्षमता होता है। जो महासागर होता है ना वो क्या होता है, जो ऊष्मा होता है उसको क्या होता है अपने अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका भी क्या होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट महासागरों में नहीं पड़ता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो महासागरों के जो टेम्परेचर है वो किस पर निर्भर करता है। अभी देखिए आप लोगों को जब अक्षांश बता रहे थे या लैटिट्यूड बता रहे थे तो आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है उसके किनारे पर क्या होता है, सूर्य का जो तापमान होता है वो सबसे क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सूर्य किरण क्या होता है मतलब सीधी गिरती है। तो भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है। और बताया कि जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बात आपको बताया था, यानी पोल पे टेम्परेचर कम होगा और जो भूमध्य रेखा होगा यानी जो आपका मेरिडियन लाइन होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य का एक तो गर्मी वहां पर ज्यादा पड़ता है और पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर क्या होता है झुकी हुई होती है, इसके कारण ऐसा होता है। तो पहला है अक्षांश। अक्षांश में हम जैसे जैसे क्या होता है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा वृद्धि होगी, और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वृद्धि कम होगी, कम होगा। दूसरा है भूमि और जल का आसमान आसमान वितरण। देखिए जहां पे जल की मात्रा ज्यादा होगा, अभी आपको बताया कि जल धीरे से गर्म होता है और धीरे से क्या होता है ठंडा होता है। तो जहां पे जल ज्यादा होगा जिन क्षेत्र में, वहां का मौसम क्या होगा ठंडा होगा, मतलब ठंडा तो सम होगा, एकदम बर्फ बड़ा ठंडा नहीं होगा।
ठीक है। और जहाँ पे स्थल भाग ज्यादा होगा वहां पे क्या गर्मी ज्यादा होगा, क्योंकि जो पृथ्वी का जो समतल है वो मिट्टी क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है गर्मी को, और क्या होता है वो गर्मी क्या होता है धीरे धीरे फिर क्या होता है अपना रिफ्लेक्शन करता है। आप लोग देखे होंगे इस गर्मी के टाइम पे जो शाम को जब सूर्य का अस्त हो जाता है यानी सन सेट हो जाता है, तो देखिए दीवार जो मकान वगैरह होता है ना उनमें से देखिए गर्मी निकलता हो जाता है, रूम के अंदर रहने में बहुत दिक्कत पैदा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन भर क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम का टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है रूम क्या होता है बाहर के जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और शाम को क्या करता है जैसे ही क्या बाहर का टेम्परेचर कम होने लगता है तो क्या होता है रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है रूम से बाहर निकलना लगता है, तो इसलिए रूम गर्म हो जाता है। समझिएगा दिन के टाइम पे रूम ठंडा रहता है, शाम को रूम बहुत गर्म हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिएगा तो अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां जल होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा, जहां पे जल कम होगा उन क्षेत्रों में क्या होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझिएगा। तो ये क्या है भूमि का और जल का क्या है वितरण पर भी निर्भर करता है। समझिएगा। दूसरा है हवाएं, जो विंड होता है विंड पर भी निर्भर करता है। आपको बताया कि जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के क्या होता है विंड होते हैं, जैसे व्यापारी में ट्रेड विंड होता है, पछुआ हवा चलते हैं, मानसूनी हवा है, तो ये बहुत सारे हवाएं चलती है। अभी आप लोग देखे होंगे कि भारत में जो पश्चिम से जो हवा चल रहे थे जिसको आप क्या कहते हैं पश्चिमी को विक्षोभ कहते हैं यानी वेस्टर्न डिस्टर्ब जिसे कहा जाता है, वो क्या है अभी लू लेके आ रहा था, बहुत गर्म हो रहा था। अभी क्या है अभी अरब सागर और अरब सागर से क्या है केरल की साइड से क्या है मानसून प्रवेश कर गया। और मानसून में क्या होता है कि सागर से होके आते हैं। ठीक है, जब कोई हवा सागर से होके आएगी या समुद्र से होके आएगी तो उसमें नमी होगी, और नमी होगी तो टेम्परेचर को लो कर देगा। अभी देखिए जैसे जैसे मानसून आने लगेंगे भारत की उत्तर भारत की तरफ, तो उत्तर भारत का टेम्परेचर लो हो जाएगा। अभी क्या है अभी देखिए जो हवा आ रहा है ना पश्चिम से आ रहा है, तो पश्चिम में देखिए स्थल है, तो स्थल से जब हवा आएगी तो क्या होगा वो गर्म हवा होगी। अब जब क्या होगा वो समुद्र से चल के आने वाले होंगे तो उन हवाओं में क्या होगा नमी होती है, और नमी होंगे तो देखिए यही लिखा हुआ है नमी होंगे तो उसमें क्या होगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब हवा स्थल से आएगी तो क्या होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ा देते हैं, और जब क्या हवाएं समुद्र से होके आएगी तो उसमें क्या नमी होने के कारण क्या होता है वो हवा उस क्षेत्र के टेम्परेचर को कम कर देती है। तीसरा होगा महासागरीय धारा, जो इसको आप कहते हैं ओशन करंट कहते हैं या वाटर करंट कहते हैं। अभी इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा समझिए केवल। देखिएगा जहां जहां से महासागरीय जो धारा है गर्म धारा जहां जहां से जाएगा वहां का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी देश या जिस भी महाद्वीप के किनारे से गर्म जल धाराएं गुजरेगी उन क्षेत्रों में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहां से क्या होगा ठंडी जल धाराएं बहेगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा। ध्यान देगा। अगर मान लेते ये हमारी कोई मान लेते ये भारत ही मान लेते, अगर भारत के इस साइड से अगर गर्म जलधारा बह रहा होगा, मान लेते गर्म जलधारा, तो इस साइड का टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इस साइड मान लेते कि क्या है ठंडी जलधारा है, अगर इस तरह से ठंडी जलधारा बह रही है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो जहां से गर्म जल धाराएं बहती है वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे ठंडी जल धाराएं बहेगी वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या लिखा रहा है कि देखिए गर्म जल धारा क्षेत्रों को तापमान प्रभावित करते हैं जबकि ठंडा धारा तापमान को कम कर देती है। अभी आपको पता है ठंडी जल धारा क्या है तापमान को कम कर देती है, और ये गर्म जल धारा के तापमान को क्या है बढ़ा देती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया उत्तर अमेरिका के पूर्व में क्या था तापमान को बढ़ा देती है। लेब्राडोर जो जलधारा है ये क्या तापमान को कम करते हैं। जहां पे तापमान कम होगा तो ठंडी जलधारा होगा, जहां पे तापमान अधिक होगा वो क्या होगा गर्म जलधारा होगी, वो क्या होगी गर्म जलधारा होगी। इसके अतिरिक्त भी टेम्परेचर को आजकल मानवीय कारण से भी क्या है बढ़ रहा है। जैसे समुद्र के अंदर आप लोग जानते हैं पनडुब्बियां यानी सबमरीन चलाई जाती है, पर स्थानीय मौसम में बहुत सारे अंतर होती है।
बादल का बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण जिसे कहते हैं वेपराइजेशन। उसके बाद बादल का बनना, कोहरा का बनना, तूफान आना। तो जो आजकल क्या होता है, मानवीकरण से जो बढ़ता जा रहा है, तूफान आता है जिसको साइक्लोन कहा जाता है, तो इनके कारण भी क्या है, जो समुद्र के या हमारे महासागर के जो टेम्परेचर है उसको प्रभावित करता है। लेकिन ये जो चार चीज है सबसे ज्यादा है। पहला है अक्षांश। अक्षांश में क्या है, भूमध्य से पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, और पोल से भूमध्य में आने पर टेम्परेचर बढ़ती है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है भूमि और जल, जहां पे जल ज्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा, जहां पे भूमि ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तीसरा है प्रचलित हवाएं। हवाएं क्या होता है कि जहां से समुद्र से जो हवाएं आती है उसमें नमी होती है, तो क्षेत्र को कम टेम्परेचर बना देता है। जो स्थल से होकर जो हवाएं आएगी वो क्या होता है, गर्म हो हवाएं होगी, और वो क्या होता है, जिस क्षेत्र को जाएगा उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देगा। चौथी चीज क्या होता है, महासागरीय धारा। जो गर्म जल धाराएं होगी, जो गर्म जल धाराएं होगी वो क्षेत्र को क्या गर्म कर देगा, जो ठंडी जल धाराएं होगी वो क्षेत्र को ठंडा कर देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारे पृथ्वी है उसमें जितने भी महाद्वीप है, महाद्वीप के जो भी महाद्वीप मान लेते हैं, अफ्रीका ही मान लेते हैं, अफ्रीका के ये मान लेते हैं ईस्टर्न, ये बात में मान लेते हैं वेस्ट पार्ट है, और ये मान लेते हैं ईस्ट पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो ईस्ट पार्ट है ना, ये वाले बात, यहाँ पे हमेशा गर्म जलधारा चलते हैं, हमेशा लगभग चलते हैं। हर गर्म जलधारा क्या था, महाद्वीप के पूर्वी भाग से बहती है, और पश्चिमी भाग से क्या था, हमेशा लगभग क्या ठंडी जलधारा बहती है। कुछ अपवादों को छोड़ के लगभग ऐसे ही होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे, जितने भी मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब डेजर्ट है, वो क्या है, कॉन्टिनेंट के पश्चिम वाले भाग में ज्यादा है। देखिए भारत का, देखिए पश्चिम वाले भाग में है। सहारा मरुस्थल को देख लीजिएगा। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल आपको बताया था पश्चिम में है, आटाकामा मरुस्थल बताया था, कैलिफोर्निया का मरुस्थल बताया था, उसका मोसेटा का मरुस्थल बताया था। क्योंकि सब क्या है, महाद्वीप के पश्चिम वाले भाग में ज्यादा है। और पूर्वी वाले भाग में क्या था, बारिश ज्यादा होता है। समझे, पूर्वी वाले भाग में भारत अपवाद है, भारत का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि भारत का जो मानसून है वो, भारत का जो जलवायु है ना वो मानसूनी जलवायु है, तो उसका थोड़ा सा अलग इफेक्ट होता है। अब लेकिन जो पूर्वी भाग होता है महाद्वीप के, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, और जहां बारिश ज्यादा होगा वहां पे साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है। जितने भी चक्रवात होते हैं वो पूर्वी भागों में होता है। और पश्चिमी भागों में चक्रवात क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ठंडी जलधारा है, नमी नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, इस तरह के चीज नहीं हो पाते हैं। इसलिए महाद्वीप के पश्चिम वाले भाग में क्या होता है, ठंडी जलधारा चलती है। अधिकतर बोलो, सभी में नहीं, अधिकतर बोलो। अब बोलेगे अधिकतर तो सब ऐसे मत लिखा, अधिकतर बोलो। और पूर्वी भागों में गर्म जलधारा होता है। पूर्वी भागों में क्या होता है, अधिकतर चक्रवात पाई जाती है। पूर्वी भागों में क्या पाया जाता है, अधिकतर साइक्लोन या चक्रवात होता है। और पश्चिमी भागों में क्या होता है, अधिकतर मरुस्थल होता है। दुनिया के जितने भी मरुस्थल है, देखिए महाद्वीप के लगभग पश्चिमी भागों में है। आप मैप उठा के देख लीजिएगा, मरुस्थल वाला मैप उठा के आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पश्चिमी भाग में अधिकतर मरुस्थल है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये कॉमन वाली चीजें एक बार आप सीख जाएंगे तो बार बार क्या होता है, रटना नहीं पड़ेगा। कहीं भी मरुस्थल आ जाए तो आप उसको पश्चिम वाले भागों में ढूंढिएगा। अब देखिएगा, पामीर का पठार हो गया, गोबी का पठार हो गया, ये सब पश्चिम में है, पूर्व में नहीं है। चीन के देखिए पश्चिम भागों में है। भारत का भी जो थार मरुस्थल है वो भी पश्चिम भागों में है, यानी वेस्ट वाले भाग में। ठीक है, तो ये हो गया तापमान का वितरण। तो आज क्या है, हम यहाँ तक क्या है क्लास करते हैं, फिर आगे कल आपके आगे बताऊंगा कि लवणता यानी सैलिनिटी के बारे में बताऊंगा, और जल धारा के बारे में बताऊंगा। कल क्या दो चीजों के बारे में बताऊंगा कि महासागरों में जो लवणता है यानी सैलिनिटी कितनी होती है, कहाँ पे होती है, कितनी होती है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, और दूसरा है जल धारा यानी वाटर करंट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो एटॉल होते हैं ये हॉर्स शू शेप में होते हैं ना? हाँ, क्या बताएं, फिर से एक बार जो रिपीट। एटॉल होते हैं ये हॉर्स शू, जो एटॉल होते हैं इनकी शेप हॉर्स शू उसमें होती है, जैसे घोड़े की नाल वाले शेप में। देखिए वो अलग अलग शेप में होते हैं, एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स वैसे ही मान लीजिएगा, जैसे मूंगे के पत्थर पत्थर टाइप का होता है ना,